हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 201 है, अमेरिका की कृषि सरगर्मी के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खेतों का विस्तार बढ़ रहा है। अमेरिका की कृषि में जो खेतों का विस्तार बढ़ रहा है, अमेरिका में एक फॉर्म का आकार बहुत बड़ा होता है। अमेरिका में वाणिज्यिक कृषि की जाती है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फॉर्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फर्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाए जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। अगला प्रश्न है, खरीफ फसलों की कटाई डैश में की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सितंबर अक्टूबर। खरीफ वर्षा काल की फसल है जिसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है तथा कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। कुछ प्रमुख खरीफ फसलें इस प्रकार हैं, कपास, जूट, मूंगफली, मक्का, सोयाबीन, धान और बाजरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ मौसम में उगाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मक्का। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी तकनीक कारक किसी प्रदेश के कृषि को प्रभावित करते हैं? पहला है उच्च उत्पादकता वाले बीज, दूसरा है रासायनिक उर्वरक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा दोनों। उच्च उत्पादकता वाले बीज तथा रासायनिक उर्वरक तकनीकी कारक किसी प्रदेश की कृषि को प्रभावित करते हैं। बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती भाग को पूरा करने के लिए कृषि का विकास आवश्यक है। कृषि विकास बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके उर्वरक और उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी भी क्षेत्र की कृषि को प्रभावित नहीं करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विरासत। किसी भी क्षेत्र की भूमि, काश्तकारी, उच्च उपज देने वाली किस्में तथा स्थलाकृति ये सभी कृषि को प्रभावित करने वाले कारक है, जबकि विरासत कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। भारत में कृषि भौतिक, सांस्थानिक और प्रौद्योगिकी कारकों के समुच्चयन से प्रभावित होती है। भौतिक कारकों का कृषि प्रकारिकी, सस्य प्रतिरूप, सस्य गहनता एवं कृषि गहनता पर प्रभाव देखा जाता है। इन भौतिक कारकों में उच्चावच जलवायु एवं मिट्टी महत्वपूर्ण है। संस्थानिक कारक इसमें सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक प्रथाओं, भूधारिता, भू स्वामित्व आदि है, जिनका प्रभाव खेतों के आकार, उनके प्रतिरूप,
कृषि प्रकार, शस्य भूमि उपयोग, शस्य उत्पादकता आदि पर देखा जाता है। भूधारिता एवं काश्तकारी प्रथा से भू स्वामित्व के प्रकार का निर्धारण होता है। प्रौद्योगिकी कारकों में सिंचाई, उर्वरक, उन्नत बीजों, कीटनाशकों, कृषि मशीनों, वित्तीय सहायता आदि को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कॉर्न बेल्ट क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में किस राज्य में फैला हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओहियो। कॉर्न बेल्ट क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में ओहियो राज्य में फैला हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका की विश्व प्रसिद्ध मक्का पेटी दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, जहां की प्रधान फसल मक्का है। इसका विस्तार मध्य ओहियो से मध्य नेब्रास्का राज्य तक है, जिसके अंतर्गत पेंसिल्वेनिया, केंटुकी, कनेक्टिकट, मिसौरी, इलिनोइस, इंडियाना, ओहियो, कंसास और नेब्रास्का राज्य सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। 2026 में भी भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है, वीटी कल्चर से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंगूर की खेती। वीटी कल्चर से तात्पर्य अंगूर की खेती से है। कृषि के कुछ प्रमुख तंत्र इस प्रकार हैं: सेरी कल्चर, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन; पीसी कल्चर, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन; वीटी कल्चर, अंगूर की खेती; हॉर्टिकल्चर, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। अगला प्रश्न है, कृषि में महिलाओं की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कृषि से मिलने वाले प्रतिफल में महिला कृषक और पुरुष कृषक का हिस्सा समान है। ये सही नहीं है। हरित क्रांति के आने से कृषि विकास कार्यक्रम में महिलाओं की भूमिका पर कैंची लगी। ये सही है। विश्व के कम से कम 50% खाद्यों के लिए महिला कृषक जिम्मेदार है। ये भी सही है। महिला कृषक कम मजदूरी पर पुरुष कृषकों से अधिक समय काम करती हैं। ये भी सही है। हरित क्रांति के आने से कृषि विकास कार्यक्रम में महिलाओं की भूमिका पर कैंची लगी। कृषि विकास में महिला कृषक कम मजदूरी पर पुरुष कृषक से अधिक काम करती हैं। विश्व के कम से कम 50% खाद्यों के लिए महिला कृषक जिम्मेदार है। कृषि से मिलने वाले प्रतिफल में महिला कृषक और पुरुष कृषकों का हिस्सा असमान है। अगला प्रश्न है, एक गांव में नीवल खेती है। क्षेत्र 1000 हेक्टेयर तथा क्रमशः रबी तथा खरीफ मौसम में फसली क्षेत्र 350 हेक्टेयर, 550 हेक्टेयर है। इस गांव की कृषि सघनता कितनी होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 90%। एक गांव में नवल खेती क्षेत्र 1000 हेक्टेयर तथा क्रमशः रबी तथा खरीफ मौसम में फसली क्षेत्र 350 हेक्टेयर तथा 550 हेक्टेयर है, तो इस गांव की कृषि सघनता 90% होगी। कृषि सघनता इज इक्वल्स टू सकल बोया गया क्षेत्र अपॉन नीवल बोया गया क्षेत्र इंटू 1000। सकल बोया गया क्षेत्र इज इक्वल्स टू 350 प्लस 550 इज इक्वल्स टू 900। नीवल बोया गया क्षेत्र इज इक्वल्स टू 1000, तो कृषि सघनता इज इक्वल्स टू 900 अपॉन 1000 इंटू 100, ये 90% आएगा। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक खेती की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला है, किसान बाजार के लिए फसलों को उगाते हैं। दूसरा है, कृषि क्षेत्रों का बाजार से अच्छा संपर्क होता है। तीसरा है, कृषि क्रियाएं मुख्यतः हाथों से ही की जाती है। चौथा है, कृषि छोटे क्षेत्रों तक ही सीमित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
पहला और दूसरा सही है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जाती है। ये है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल हैं। वाणिज्यिक कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसीलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कहां पर भूमि प्रधान खेती का प्रचलन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भूमि प्रधान खेती का प्रचलन है। ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है एवं खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इसमें प्रति एकड़ उत्पादकता कम होता है, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। इस प्रकार की कृषि का क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपाज, दक्षिण अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स एवं न्यूजीलैंड के केंटबरी के मैदान में है। अगला प्रश्न है, अनुकूलतम विकास के लिए फसल को उष्ण या उपोष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अनुकूलतम विकास के लिए कपास, गन्ना तथा चाय फसल को उष्ण या उपोष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के अर्ध शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। इसके लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। वर्षा पर निर्भर परिस्थितियों में यह केवल आर्द्र व उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्रों में बोई जा सकती है। चाय एक रोपण कृषि का उदाहरण है जो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। यह उष्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले तरंगित भागों पर अच्छे अपवाह वाली मिट्टी में बोई जाती है। अगला प्रश्न है, कृषि की दृष्टि से विषुवतीय क्षेत्र का क्या महत्व है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिट्टी की खराब गुणवत्ता जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। मिट्टी की खराब गुणवत्ता जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, यह विषुवतीय क्षेत्र की विशेषता है, क्योंकि विषुवतीय क्षेत्र में उच्च तापमान एवं भारी वर्षा के कारण मृदा का तीव्र निक्षालन होता है। जो वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमीनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं। परिणाम स्वरूप विषुवतीय क्षेत्र की मृदा कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। व्यापक वाणिज्यिक कृषि विषुवतीय क्षेत्र में नहीं की जाती। यह सामान्यतः मध्य अक्षांशों में की जाती है तथा विविध प्रकार की फसलें मानसूनी क्षेत्र में उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, कोल खोज कृषि निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सामूहिक कृषि। कोल खोज कृषि सामूहिक कृषि के अंतर्गत आती है। इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कृषि की यह पद्धति पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुई। इसके अंतर्गत सभी कृषक अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन एवं श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में जौ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस। जौ की कृषि उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय दोनों ही जलवायु कटिबंधों में की जाती है। जौ का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में खेतों के मालिक खेतों से दूर रहते हैं और ऐसे किसानों को डैश नाम से जाना जाता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूटकेस किसान। संयुक्त राज्य अमेरिका में खेतों के मालिक खेतों से दूर रहते हैं। ऐसे किसानों को सूटकेस किसान के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के किसान विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। इसमें मुख्यतः गेहूं का उत्पादन किया जाता है। आगे के प्रश्न पशुपालन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 218 है, विश्व में सर्वाधिक चरवाहे कहाँ हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीका में। विश्व में सर्वाधिक चरवाहे अफ्रीका में पाए जाते हैं। चलवासी पशु चारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। पशु चारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी और बकरियां पालते हैं। ये पशु चारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। अगला प्रश्न है, नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, यूके मछली उत्पादन के किस क्षेत्रों में से एक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर पूर्व अटलांटिक मत्स्य उत्पादन क्षेत्र। नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, यूके मछली उत्पादन के उत्तर पूर्व अटलांटिक मत्स्य उत्पादन क्षेत्रों में से एक है। उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्रों का विस्तार उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय तट के सहारे पुर्तगाल से लेकर आइसलैंड तक पाया जाता है। प्रमुख मत्स्य उत्पादक देशों में नॉर्वे, ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क आदि प्रमुख है। उत्तरी सागर का क्षेत्र मछली पकड़ने में प्रमुख स्थान रखता है। इस क्षेत्र में कॉड मछली विश्व में सबसे अधिक पकड़ी जाती है। इसके अलावा यहाँ पकड़ी जाने वाली प्रमुख मछलियाँ हेरिंग, स्केट, सोल तथा हेडक है। अगला प्रश्न है, डेमर्सल मछली कहाँ रहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उथले समुद्र के तल पर। डेमर्सल मछलियाँ उथले समुद्र के तल पर रहती है। डेमर्सल मछलियाँ वे मछलियाँ हैं जो जल निकायों के तल पर या उसके निकट रहती हैं। डेमर्सल मछली प्रजातियों में कॉड, हेडाक और फ्लेट फिश जैसे टरबोट और हेलीबट मछलियाँ शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर पूर्व प्रशांत महासागरीय मत्स्य उत्पादन का भाग नहीं है? इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। पेरू देश उत्तर पूर्व प्रशांत महासागरीय मत्स्य उत्पादन का भाग नहीं है। यह दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि रूस, दक्षिण कोरिया तथा जापान देश उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय मत्स्य उत्पादन का भाग हैं। प्रशांत महासागरीय मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत 5 उप मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, पूर्वी मध्य प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। ये प्रश्न में एरर है क्योंकि प्रश्न में उत्तर पूर्व प्रशांत महासागरीय क्षेत्र पूछा गया है, जबकि यहाँ उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र होना चाहिए था। अगला प्रश्न है, विश्व में व्यापारिक डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिमी यूरोप। विश्व में व्यापारिक डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तर पश्चिमी यूरोप है। इसके बाद क्रमशः कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया है। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र ताज़ा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के लिए अच्छे बाजार होते हैं। वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन, प्रशीतकों का उपयोग, पास्तेरीकरण की सुविधा के कारण विभिन्न डेयरी उत्पादों को विभिन्न समय तक रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, खेती बाड़ी को कृषि कहते हैं, डैश को सेरीकल्चर कहते हैं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन। रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर या रेशम की उत्पत्ति सर्वप्रथम चीन में हुई। रेशम एक प्रकार के कीड़ों से प्राप्त किया जाता है जिसका पालन शहतूत के वृक्षों पर किया जाता है। इसको जीवित रहने के लिए 24 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इसका उत्पादन मुख्यतः उष्ण तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2022 में दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डेयरी कृषि किसके लिए कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बहुत ही उन्नत और दक्ष प्रकार की खेती। डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है। इसमें पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है। पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के लिए भंडार एवं दुग्ध उत्पादन में अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूंजी भी अधिक चाहिए। पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन एवं पशु चिकित्सा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें श्रम की आवश्यकता होती है। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम आवश्यक रहती है। क्योंकि फसलों की तरह इसमें कोई अंतराल नहीं होता, इसमें श्रम की आवश्यकता न हो। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है क्योंकि ये क्षेत्र ताज़ा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में खानाबदोश चरवाहों का व्यवसाय अति महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूडान। सूडान में खानाबदोश चरवाहों का व्यवसाय अति महत्वपूर्ण है। चरवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार और यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहता है। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। चरवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। इनका प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तक से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला है। दूसरा क्षेत्र यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश में है, जबकि तीसरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप पर है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। भौगोलिक चिंतन का इतिहास से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।